हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम 30 तारीख को होने वाली है और बिहार स्पेशल से जो है वे काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में। बिहार स्पेशल से लगभग प्रश्नों की संख्या 30 से बढ़ सकती है, 35 भी हो सकती है और बिहार की तैयारी करना काफ़ी अब जो है सो महत्वपूर्ण हो गया है। सरकार भी चाहती है कि आप देश के किसी भी कोने में रहिए या विदेश में रहिए, लेकिन बिहार में अगर नौकरी करनी है, अधिकारी अगर बनना है तो बिहार को जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट ये है, और ये जो नोट्स है वे जितने भी बीपीएससी के द्वारा 67 हो या 66 हो या 65 जो भी पीछे तक आयोजित की गई है, उसमें जितने भी कीवर्ड से जो प्रश्न पूछे गए हैं जो बिहार से रिलेटेड हैं, उसी को यहाँ पर जो है सो डिस्क्राइब किया गया है, एक्सपेंड किया गया है, ताकि आपका कोई भी प्रश्न उससे रिलेटेड आए तो आपसे छूटे नहीं। यहाँ पे पहला प्रश्न यह है कि फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। और इनका उपनाम क्या है, क्या दिया गया था? इनको बिहार केसरी भी कहा जाता है। 1937 में जब बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था तो श्री कृष्ण सिंह को सीएम बनाया गया था, ठीक है। और आज़ाद भारत में श्री कृष्ण सिंह 1946 से लेकर 1961 तक सीएम रहे, यानी कि जो चाइना का जो युद्ध होता है 1962 में, उसके ठीक एक वर्ष पहले तक ये बिहार के सीएम रहे। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार में कांग्रेस का फर्स्ट सेमिनार कहाँ हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस का फर्स्ट सेमिनार बांकीपुर पटना में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ और कीवर्ड्स हैं। तो बिहार में कांग्रेस का फर्स्ट सेमिनार बांकीपुर पटना में हुआ था। उसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने की थी और ये कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था और ये 28वां सेशन था। नेक्स्ट पे चलते हैं कि बिहार में दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था और ये 38 था, यानी कि 28 से सीधे 10 जोड़ेंगे तो 38वां अधिवेशन हो जाएगा, यानी कि दूसरा अधिवेशन। और इसके चेयरमैन कौन थे? गया वाले का चित्तरंजन दास थे। और तीसरा अधिवेशन जो बिहार में हुआ वो 54वां अधिवेशन था, 54 अधिवेशन था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये झारखंड के रामगढ़ में हुआ था। अबुल कलाम की अध्यक्षता में 1940 में हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं कि जयप्रकाश नारायण, ये काफ़ी अच्छा कीवर्ड है कि जयप्रकाश नारायण जो है उनका क्या उपनाम है? लोकनायक। और ये प्रश्न पूछा भी गया है। 1974 में इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। और 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का भी उपाधि दी गई। नेक्स्ट पे चलते हैं कि बंगाल से पृथक कर बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1912 को हुई थी और इसी दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि बिहार दिवस 22 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना सन 2000 में हुई थी। मनरेगा मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो रघुनाथ प्रसाद सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि चंपारण के किसानों की समस्या तिनकठिया से आप क्या समझते हैं? तिनकठिया जो थी वो नील की खेती से संबंधित थी। अंग्रेजों के जो कोठीदार थे, यानी कि अंग्रेजों के नील के जो एजेंट थे, उन लोगों के द्वारा चंपारण के क्षेत्रों में 20 कट्ठे की भूमि में 3 कट्ठे में नील की खेती करने को अनिवार्य बनाया गया था, यानी कि 03/20, और इसी को तिनकठिया प्रथा कहा जाता है। तो चंपारण के किसानों की समस्या तिनकठिया से अवगत कराया गांधी जी को किसने? तो राजकुमार शुक्ल ने कराया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं इसी से रिलेटेड कि गांधी जी ने और राजकुमार शुक्ल की प्रथम भेंट कहाँ हुई थी? तो 1916 का जो 32वां अधिवेशन था लखनऊ में, उसी में गांधी जी और राजकुमार शुक्ल की भेंट होती है। और ये 1916 का जो 32वां अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था, उसका अध्यक्षता किसने की? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और यहीं पर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं
कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी है। तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया था। वही चंपारण जहाँ 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन महाजनपद में मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी। यहाँ फर्स्ट कैपिटल पूछ रहा है। मगध का जो फर्स्ट कैपिटल था वो कहाँ था। तो फर्स्ट कैपिटल जो था वो राजगीर में था। और राजगीर से जो है पाटलिपुत्र कौन ले गया, तो उदयन ले गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट आते हैं कि मगध महाजनपद की स्थापना किसने की थी। तो मगध महाजनपद की स्थापना बृहदत्त ने की थी। और मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सन 1928 और 29 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये चूंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि किसान और गांधी जी द्वारा जो चलाया गया आंदोलन जो भी हो, जैसे चंपारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। 1928-29 में प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, यानी कि SSS ने की थी। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया। तो यहीं वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, इन्हीं के द्वारा किया गया। तो दो यहाँ से प्रश्न है कि प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ स्टेट स्तर पर। तो यह 1928-29 में हुआ। किसने किया, तो सहजानंद सरस्वती ने किया। लेकिन यहीं जब अखिल भारतीय स्तर पर किसान सभा का गठन हुआ तो यह 1936 में हुआ और लखनऊ में हुआ। और किसने किया, तो उन्होंने ही किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम 1917 में चंपारण में गांधी जी ने किसका प्रयोग किया था, तो सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम 1917 में प्रश्न यहाँ से आ जाएगा कि गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा का प्रयोग कहाँ किया गया था। तो चंपारण में किया गया था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह के बाद ही महात्मा गांधी भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय हुए। चूँकि गांधी जी का आगमन 1915 में होता है और 1915 में आने के बाद इनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इनके द्वारा यह कहा गया कि गांधी जी, अगर आपको इस देश में अपनी आंदोलन चलानी है तो उससे पहले आपको पूरे देश में घूमना पड़ेगा, सभी चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी आप यहाँ आंदोलन कर सकते हैं। क्योंकि ये साउथ अफ्रीका नहीं, ये भारत है। तो गांधी जी पूरे देश का भ्रमण करते हैं पहले 1 वर्षों तक। और इसी क्रम में जब वे साउथ में जाते हैं तो देखते हैं कि इंडिया में तो काफ़ी गरीबी है, लोग भूखे हैं, नंगे हैं, अंग्रेजी राज में। तभी से उन्होंने क्या किया कि अपना कोट पैंट उतार दिया और बस वही एक कपड़ा पहनकर, और सर पे बाल नहीं रखते थे और मुंडन भी उन्होंने करवा लिया। तो दक्षिण भारत से घूम के आने के बाद ही उनमें ये परिवर्तन आया। ठीक है, तो यहाँ ये प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह किस सत्याग्रह के बाद या किस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय हुए। तो इसका सही उत्तर होगा चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट पे आते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो वीर कुंवर सिंह ने किया। और वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। नेक्स्ट आते हैं। नाना साहब का संबंध 1857 की क्रांति में कहाँ से था, तो कानपुर से था। बेगम हजरत महल का संबंध 1857 की क्रांति में कहाँ से था, तो लखनऊ से था। लक्ष्मीबाई का संबंध कहाँ से था, तो झांसी से था। यह वही लक्ष्मीबाई है जिनके बारे में हीरोज ने कहा था खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। तात्या टोपे का संबंध कहाँ था। यही वो तात्या टोपे हैं जिनका उपनाम है रामतनु पांडे। और 1851 में जो है तात्या टोपे को एक धोखेबाज ने अंग्रेजों से पकड़वा दिया। बाद में शिवपुरी में इनकी अंग्रेजों द्वारा हत्या कर दी गई। तो यही वो तात्या टोपे हैं। इनका संबंध कानपुर से है और नाना साहब के ये सहयोगी थे। ठीक है।
अहमदुल्ला का संबंध कहाँ से है? अहमद उल्ला, अहमद उल्ला, यहाँ ध्यान देना है, अहमद उल्ला है और इनका संबंध कहाँ से है? तो फैजाबाद से है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। कुछ जनजाति हैं, जैसे संथाल जनजाति का संबंध बिहार में कहाँ से है? तो बांका जिला से है। उरांव जनजाति का संबंध कहाँ से है? तो सुपौल जिला से है। खरवार जाति का संबंध कहाँ है? तो भागलपुर से है। यह वही खरवार आंदोलन है, आप लोग पढ़िएगा, 1867 में हुआ था। मुंडा जनजाति का संबंध कहाँ से है? तो कटिहार से है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार में वनों का आवरण कितना है? तो 7305 किलोमीटर स्क्वायर है। हालांकि आप लोग नया डाटा देख लीजिएगा, कुछ इधर उधर अंतर हो भी सकता है। ठीक है, फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.76% है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? VTR, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वेस्ट चंपारण में है और इसकी स्थापना 1978 में गंडक नदी के किनारे की गई है। ठीक है, और हाल ही में ये यही वो वाल्मीकि नगर VTR है जहाँ पर 4th कैबिनेट बिहार सरकार नीतीश कुमार द्वारा इसकी बैठक की गई है। पश्चिम चंपारण में यानी कि वेस्ट चंपारण में पीड माउंट मिट्टी को पर्वत पदीय मिट्टी कहा जाता है। ऐसी मिट्टी जो पर्वत के सहारे हो, जैसे ये पर्वत हो गया, और ऐसी मिट्टी यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, जिस पर पेड़ पौधे, और यही जो मिट्टी है वो पर्वत पटीय मिट्टी है जो पर्वत के सहारे हो, और यहाँ पर धान की खेती जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है इस पीड माउंट सॉइल में। नेक्स्ट पे आते हैं कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है? तो गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से बहती है। और वो कौन कौन सा जिला है? सबसे पहले शुरू करते हैं, बक्सर में प्रवेश करती है, उसके बाद भोजपुर, उसके बाद सारण, उसके बाद पटना, उसके बाद वैशाली, उसके बाद समस्तीपुर, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद खगड़िया, कटिहार, लखीसराय और भागलपुर। तो गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से बहती है और ये बक्सर से शुरू होती है और भागलपुर में जाके निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 1632 ईस्वी में क्या हुआ था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है, मुख्यतः डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह चीनी, सोरा इसी से बारूद बनाया जाता था, और आप लोगों ने नोनिया विद्रोह का नाम सुना ही होगा, और वह भी सोरा से ही रिलेटेड था। सूती वस्त्र, अफीम का व्यापार, इतना सारा यह व्यापार मुख्य रूप से करती थी। नेक्स्ट पे आते हैं, सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार सरकार द्वारा कब शुरू की गई? सतत 2018 में बिहार में शुरू की गई। और क्यों की गई? क्योंकि शराबबंदी के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। चूँकि BPSC के एग्जाम है, तो योजना कब शुरू की गई और उसका क्या उद्देश्य था, इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट पे आते हैं, बिहार सरकार द्वारा जो 2016-17 में 7 निश्चय योजना की जो शुरुआत की गई, उसके क्या क्या पहलू थे? तो पहला पहलू था आर्थिक हल, युवाओं को बल। इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि यहाँ पे ये भी दे सकता है कि बिहार सरकार द्वारा 2016-17 में जो 7 निश्चय योजना की जो शुरुआत की गई, उसमें निम्न में से क्या नहीं था या क्या शामिल था? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऐसी स्थिति में क्या था? आर्थिक हल, युवाओं को बल। दूसरा था आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। और इसी के अंतर्गत जो है BPSC या अन्य बिहार सरकार द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाती है, उसमें महिलाओं को 1/3 जो है आरक्षण दिया गया है। तीसरा था हर घर बिजली लगातार, हर घर बिजली भी देना है और वो भी लगातार देना है। हर घर नल का जल भी देना है। हर घर पक्की गली देना है, पक्की गली नालियाँ, शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो इस प्रकार ये 7 निश्चय था। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में कितने सीटें हैं? तो 243 सीटें हैं, और जो चुनाव हुआ उसमें BJP को कितना सीट मिला? तो 74, RJD को 75 और JDU को 43। हालांकि पहले इन दोनों की सरकार थी, अभी वर्तमान में इन दोनों की सरकार है।
CFMS क्या है? CFMS समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, और ये बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई। 1 अप्रैल 2019 से इसकी शुरुआत की गई और इसका क्या उद्देश्य था, मोटो क्या था कि राज्य के सभी वित्तीय कार्य अब ऑनलाइन होंगे, जो भी फिनेंशियल वर्क हैं वो अब ऑनलाइन होंगे तथा कागज रहित होंगे, यानी कि पेपरलेस भी होंगे। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल जो कार्य है वो भी ऑनलाइन होंगे और पेपरलेस भी होंगे। लेन देन की प्रक्रिया में पारदर्शिता को लाने के लिए ये किया गया है। और स्थानीय निकायों सहित, स्थानीय निकाय में कौन कौन आ जाएंगे? जिला परिषद आ जाएगा, ग्राम पंचायत आ जाएगा, पंचायत समिति के जो क्षेत्र हैं, इस प्रकार ये स्थानीय निकाय आ जाएंगे। स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंध भी करेगी। तो इसको ये इम्पोर्टेंट यहाँ से हो जाता है, CFMS क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं, कब इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मक्का एवं गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार कितना बार मिला है? यहाँ से तो ये प्रश्न से क्लियर हो जाता है कि मक्का और गेहूं में जरूर मिला है। तो कितना बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है? तो 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को मिला है। पहली बार 2011-12 में धान के लिए प्रदान किए गए, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर 12-13 में गेहूं के लिए, फिर 15-16 में मोटे अनाज और मक्का के लिए, फिर 16-17 में मक्का के लिए, फिर 17-18 में गेहूं के लिए, फिर 19-20 में मक्का और गेहूं दोनों के लिए दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कृषि कर्मण पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो कृषि कर्मण पुरस्कार की शुरुआत 2010-11 में की गई थी। 2010-11 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? इसको हमने अभी तुरंत पढ़ा भी है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। ठीक है, और राजगीर के बारे में कुछ चीज़ों को देखते हैं कि राजगीर जो है वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, 7 पहाड़ियों का नगर, रोम, 7 पर्वतों का नगर, जिस इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजगीर जो था वह मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी और ये राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आप जानते हैं कि कोई भी पहले की जो भी राजधानी हुआ करती थी, कैपिटल, वह नदियों किनारे क्यों हुआ करती थी या पहाड़ों के से घिरे हुए स्थान पर क्यों हुआ करती थी? नदियों के किनारे होने से ये था कि एक तो पहला आवागमन का साधन, दूसरा पीने के लिए जल, और तीसरा दुश्मन की सेना जैसे ही हमला करने आएगी, नदी किनारे एक व्यक्ति खड़ा रहेगा, उस तरफ से पार करने से पहले ही वो उसे देख सकता है या उसको टाइम लग जाएगा नाव बनाने में। तो ऐसी परिस्थिति में राजधानी को सुरक्षित करने के लिए नदियों के किनारे, पहाड़ियों के किनारे जो है सो कैपिटल बनाई जाती थी। ठीक है, तो राजगीर जो है कितनी पहाड़ियों से घिरा है? तो 5 पहाड़ियों से घिरा है। और राजगीर का जो वर्णन है वह कहाँ कहाँ मिलता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसी में दे देगा एक या एक से अधिक। तो राजगीर का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, वायु पुराण में मिलता है और महाभारत में मिलता है। इन चारों में राजगीर का वर्णन है। जरासंध का अखाड़ा कहाँ है? तो राजगीर में है। यह वही जरासंध है जिसका 2 फाड़, यानी कि 2 माने इसको चीर दिए थे भीम ने, जो महाभारत के एक प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजगीर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा भी हुआ है। राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ चीज़ों को देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और प्रथम राष्ट्रपति जो लगातार 2 कार्यकाल तक रहे। भारत के प्रथम प्रेसिडेंट थे और इनका जन्म कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884 को जीरोदेई सिवान जिला में इनका जन्म हुआ था और इनकी वाइफ का नाम राजवंशी देवी था। 1950 से 62 तक लगातार 2 बार भारत के प्रेसिडेंट बने और इनको 1962 में भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि बिहारी छात्र सम्मेलन या संगठन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग जिला में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
चिरांद, चिरांद कहाँ है तो छपरा में है। और ये क्यों इसका नाम आता है तो चिरांद छपरा में है और यह 9 पाषाणिक स्थल है जहाँ पर हड्डी और पत्थर के औजार मिले हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं कि पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1906 में बाबा ठाकुर दास के द्वारा की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, ठीक है, इसका उद्देश्य था शिक्षा, धार्मिक अध्ययन और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना, ठीक है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे। 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक ये बिहार के राज्यपाल रहे और भारत के दूसरे कृषि मंत्री भी थे। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट आ जाता है कि भारत के दूसरे कृषि मंत्री कौन थे। तो जो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे वो यही भारत के दूसरे कृषि मंत्री भी थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कितने जिलों की आबादी 10 लाख से कम थी। तो यहाँ पर कितने जिलों की आबादी 10 लाख से कम थी तो ऐसे 3 जिले थे और 3 जिले कौन कौन थे। पहला है शिवहर, दूसरा है शेखपुरा और तीसरा है लखीसराय। और इसका एक ट्रिक है, सिरोल, शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। बिहार में 2019-20 में मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना था, 38.46 मीट्रिक टन। नेक्स्ट पे चलते हैं कि बिहार में सर्वाधिक मछली का उत्पादन किस जिला में होता है। तो मधुबनी और दरभंगा 2 ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक मछली का उत्पादन होता है। और देश स्तर पर जो है वो इसमें वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ममता दीदी का ये जो है सो 1 नंबर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार में उत्पादन के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्पादित दाल कौन है। दाल पल्सेस, दाल काफ़ी महंगा है। मूंग और मसूर ये जो है उत्पादन के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्पादित दाल मूंग और मसूर है। दाल के उत्पादन में अपना जो देश स्तर में कौन सा राज्य 1 नंबर है तो MP है, उसके बाद UP है, कर्नाटका है, बिहार का 4था स्थान आता है और 5वां स्थान राजस्थान का आता है। 96% दाल का प्रोड्यूस होता है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम चंपारण में ही होता है और यहीं पर ही पीर माउंट सोइल है यानी कि पर्वतपदीय मिट्टी, VTR है बिहार का एकमात्र VTR, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी और चौथा कैबिनेट का जो बैठक हाल ही में VTR में किया गया है। और भारत स्तर पर जो है कौन सा राज्य है तो UP है और बिहार में वेस्ट चंपारण है। दक्षिण बिहार का रोहतास जिला सर्वाधिक सिंचित जिला है और ये किस कारण है, इंद्रपुरी डैम के कारण है। और विश्व का 4था सबसे लंबा डैम कौन सा है तो इंद्रपुरी डैम है जो रोहतास जिला में है और जिसके कारण दक्षिण बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला रोहतास जिला बन जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। 2001 से 2011 के दौरान सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर किस जिले की रही। यहाँ पर यह प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर वो तो रही 1 नंबर में किशनगंज है और 2 नंबर में सहरसा है। BPSC में यह भी ट्रेंड बन गया है कि नीचे से दूसरा या ऊपर से दूसरा कौन हो जाएगा या अंतिम से पहला। तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है 61.8% है और बिहार में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर किशनगंज और सहरसा में है। 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी रही तो 10.53% रही। आप लोग 19-20 का देख लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। (2019) में बिहार में बिजली क्षमता उपलब्धता कितनी थी
तो 4767 मेगावाट थी बिहार में बिजली उपलब्ध था। ये घटता बढ़ता रहता है और लेकिन 2020 में जो है 27.4% की वृद्धि के साथ यह 6073 मेगावाट हो गई। अब आते हैं बाबू कुंवर सिंह के बारे में। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1777 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जगदीशपुर में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? साहबजादा सिंह। और माता का नाम क्या था? पंचरत्न देवी। वीर कुंवर सिंह एवं डगलस के मध्य युद्ध के बाद 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में इन्होंने प्रवेश किया। तो ये प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह ने कब प्रवेश किया? तो जब डगलस और उनके बीच युद्ध होता है 22 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रवेश किए। नेक्स्ट पे चलते हैं। गोल्डन लीग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट आ जाता है कि गोल्डन लीग क्या था। गोल्डन लीग की स्थापना 1904 में देवघर में की गई थी। किसके द्वारा? तो बारिंदर घोष के द्वारा की गई थी। और इसका क्या उद्देश्य था? देवघर वर्तमान में झारखंड राज्य में है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, यानी कि ब्रिटिश प्रोडक्ट जो है उनका बहिष्कार करना है और स्वदेशी आंदोलन की प्राप्ति करनी है। ठीक है, यानी कि स्वदेशी आंदोलन की प्रगति लाना है, स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना है और विदेशी वस्तुओं को नीचे ले जाना है। गोल्डन लीग की स्थापना 1904 में देवघर में बारिंदर घोष ने की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं कि बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का प्रारंभ कब हुआ? तो बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का प्रारंभ 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया और ये अंग्रेजी में छपता था। नाम से ही आप लोग देख रहे हैं, नेशनल हेराल्ड काफ़ी चर्चा में रहा, जिसमें कांग्रेस पार्टी की काफ़ी मतलब ये हुआ। और वैसे ही बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का जो प्रारंभ है वह गुरु प्रसाद सेन ने किया 1875 में और ये अंग्रेजी में छपती थी। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र का क्या नाम है? यह हिंदी न्यूज़पेपर का बिहार बंधु 1874 से यह छपता था। पटना से केशवराम भट्ट और मदन मोहन भट्ट के द्वारा बिहार शरीफ से निकाला जाता था। ठीक है, और इसके संपादक कौन थे? हसन अली। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट की स्थापना कब की गई? 2018 में की गई। समेकित चेक पोस्ट यातायात सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। ये वही जो है सो आपको जो NH है बिहार में या स्टेट हाईवे जो है उसी में समेकित चेक पोस्ट की स्थापना की गई यातायात सुविधा को बढ़ावा देने के लिए 2018 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक कौन थे? देखिए यहाँ पे जो भी प्रश्न की चर्चाएं की जा रही हैं या जो भी यहाँ पे आपको नोट्स के रूप में मिल रहे हैं वे कहीं ना कहीं बिहार से रिलेटेड हैं और ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो कीवर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसी को यहाँ पर जो है एक्सपेंड किया गया है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे बिहार स्पेशल से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं इम्पोर्टेंट हैं उसको यहाँ पे शामिल किया जाता है, डाला जाता है। इससे आपको ज़रूर लाभ होगा और आपकी तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से कोई पैसे नहीं लगते हैं और इसमें काफ़ी मैं उससे मोटिवेट होता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न पे। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक कौन थे? तो यूसुफ शाह चक थे। यूसुफ शाह चक 1579 से 1586 ईस्वी का जीवन है तक इन्होंने शासन किया कश्मीर में। और सम्राट अकबर ने बिहार के नालंदा जिले में इनको निर्वासित कर दिया था। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि मुगल सम्राट जो अकबर था वो इनको वहाँ से कश्मीर से पर कब्जा कर लेते हैं और यूसुफ शाह चक जो थे वे अंतिम मुस्लिम शासक थे, उनको बिहार के नालंदा में निर्वासित कर दिया गया। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में कि बिहार के नालंदा में कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक कौन थे जिनको निर्वासित किया, यानी कि वहाँ से हटाकर बिहार भेजा? तो यूसुफ शाह चक थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई थी। ठीक है, और इसका टैग लाइन क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार।
ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी है, आप देख भी सकते हैं, 65वीं के प्री में पूछा हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? बिहार में पर्यटन विकास को बढ़ावा देना है। ऊपर जा रहा है, बढ़ावा देना है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, ठीक है। और बिहार में गंगा की कुल लंबाई कितनी है? ऐसे देश स्तर पर लंबाई तो 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में यह मात्र 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बिहार में कुल 12 जिले गंगा नदी के किनारे हैं, अर्थात 12 जिलों से होकर गंगा नदी बिहार में बहती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भीम बांध अभयारण्य की स्थापना 1976 में की गई थी और यह बिहार के किस जिले में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुंगेर जिले में है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले की है? तो गोपालगंज जिला की है। यहाँ पे लड़कियों की संख्या यानी कि महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 1021 है। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले काफ़ी कम है? तो मुंगेर है और यहाँ कितना है? 879 है, ठीक है। और बिहार का सबसे अधिक घने पतझड़ वाला जिला कौन है? तो वेस्ट चंपारण है, ठीक है। एकमात्र जिला जहां 231 किलोमीटर स्क्वायर जंगल है तो वो भी वेस्ट चंपारण है, ठीक है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई ज़्यादा है? ऐसे तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई 447 किलोमीटर है और यह 12 जिलों से होकर गुजरती है। और पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। 2011 के सेंसस के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? तो ये शिवहर है, 1880 व्यक्ति जो है सो सर्वाधिक जनघनत्व यानी कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत शिवहर जिला में 1880 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। ऐसे देश स्तर पर बिहार का जो जनघनत्व है वो भी ज़्यादा है, 1106 है। और पूरे भारत में जनघनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि बिहार की आबादी कितनी है? 10, 40, 99, 452। 10, 40, 99, 452। कुछ चीज़ों को याद करने के लिए ऐसे ही याद करना पड़ता है। लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात 918 है बिहार में। और देश स्तर पर कितना है लिंगानुपात? तो 929 है। साक्षरता दर क्या है? तो 61.80 है बिहार की साक्षरता, जिसमें पुरुषों की साक्षरता जो है वह 71.2% है और महिलाओं की साक्षरता जो है वह 51.50 है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं सेंसस से। सेंसस को आप लोग देख लीजिएगा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? यह वही नमक सत्याग्रह है यानी कि साबरमती आश्रम वाला, और उससे एक टिपिकल प्रश्न भी पूछा था। यानी कि कुछ जो है चंपारण सत्याग्रह, 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह का योगदान, उसके अलावा सविनय अयोग्य आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सर्राफ ने किया था, ठीक है। बिहार में मुख्य रूप से अप्रैल में चंपारण एवं सारण में चंपारण एवं सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सत्याग्रह किया गया, ठीक है। 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वो व्यक्ति हिंदी के साहित्यकार थे और सत्याग्रह के दौरान झूठे केस के आरोप में इनको फंसाया भी गया था। तो 1939 में 1939 के समय 1 सितंबर को फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। तो उसी समय 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था और ये हिंदी के साहित्यकार भी थे और सत्याग्रह के दौरान झूठे आरोप में इनको सजा दी गई थी। ये सभी प्रश्न हैं, यहाँ से 3 प्रश्न हैं कि 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया, ये हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार थे और सत्याग्रह के दौरान इनको झूठे केस के आरोप में सजा भी दी गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। दी सर्च लाइट 1918 ईस्वी में के प्रथम संपादक कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
सैयद हैदर हुसैन, सैयद हैदर हुसैन जो थे SHH, वे सर्च लाइट जो 1918 से छपता था के प्रथम संपादक थे। यहाँ से प्रश्न आ सकता है। और सविनय अयोध्या आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका दी सर्च लाइट ने निभाई थी। दूसरे सबसे ज़्यादा समय तक इसके संपादक कौन रहे, ये प्रश्न आ चुका है। तो मुरली मनोहर जोशी थे। मुरली मनोहर जोशी नहीं, वो तो बीजेपी के थे, सॉरी, मुरली मनोहर प्रसाद थे। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि दी सर्च लाइट 1918 के प्रथम संपादक सैयद हैदर हुसैन थे और सविनय अयोध्या आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में दी सर्च लाइट ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। और दूसरे और सबसे ज़्यादा समय तक इसके संपादक कौन रहे, तो मुरली मनोहर प्रसाद रहे, ये भी प्रश्न आता है। और उसके बाद CSR सोमयाजुलू थे, उसके बाद S रंगा अय्यर भी इसके संपादक रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन दी सर्च लाइट के संपादक थे, और वहाँ पर दो नाम दे देगा, सैयद हैदर हुसैन, मुरली मनोहर जोशी, एक से अधिक। तो ऐसी स्थिति में इन सभी नामों को याद रखना आवश्यक हो जाता है। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किनके द्वारा की गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे क्या कह रहा है, बिहार शब्द जोड़ दिया गया है, और वो भी 1931 में। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, फूलेना प्रसाद वर्मा, JP नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण, राहुल सांस्कृतायन। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार समाजवादी पार्टी या बिहार सोशलिस्ट पार्टी से प्रश्न आएगा ही आएगा। यह अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के वैचारिक आधार पर बनने वाला भारत का पहला संगठन था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट की है बिहार समाजवादी से संबंधित, कि अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के वैचारिक आधार पर बनने वाला भारत का पहला संगठन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, यहाँ कीवर्ड देखने लायक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी था, उसका स्थापना 1931 में फूलेना प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, राहुल सांस्कृतायन के द्वारा किया गया। और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी वह भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के वैचारिक आधार पर बनने वाला भारत का पहला संगठन था। यहाँ पूछ रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ पर ये पॉइंट को देखना जरूरी है कि यहाँ पर अखिल भारतीय पूछ रहा है, न कि बिहार पूछ रहा है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में 17 मई को की गई थी, और इसके चेयरमैन आचार्य नरेंद्र देव और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें हमेशा प्रश्न फंसता है। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, तो यहाँ भी ये ध्यान देना है। और यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी, जिसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे और उसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगभग बार बार पूछा जाता है। बाबू कुंवर सिंह ने किया। असहयोग आंदोलन के दौरान यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये स्वामी विद्यानंद ने किया। ध्यान देना है, यहाँ पर स्वामी विद्यानंद है, न कि सहजानंद सरस्वती। भागलपुर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में लोकप्रिय थे स्वामी विद्यानंद, और अंग्रेजी हुकूमत से परेशान होकर जब पीजेंट्स ने दरभंगा में दंगा शुरू किया तब स्वामी विद्यानंद ने नेतृत्व प्रदान किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दरभंगा में जब अंग्रेजी हुकूमत से परेशान होकर पीजेंट्स ने जब दंगा शुरू किया तो स्वामी विद्यानंद ने नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है बिहार के, सच्चिदानंद सिन्हा, नाम तो आपने सुना ही होगा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है,
सच्चिदानंद सिन्हा को पृथक बिहार राज्य की मान्यता दिलाने में सच्चिदानंद सिन्हा ने भूमिका निभाई थी। सांसद भी थे, वकील भी थे, पत्रकार भी थे और एक महान दूरदर्शी भी थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयासों से पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई और पटना विश्वविद्यालय के 1936 से लेकर 1944 तक ये कुलपति भी रहे सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को ही कहा जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ किसान सभा कह रहा है लेकिन बिहार प्रांतीय कह रहा है, का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। कब किया? तो 1929 में किया। इसका उद्देश्य क्या था कि बिहार में किसानों की समस्याओं को दूर करना है, यानी कि उसको कम कर देना है या ख़त्म कर देना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य है, यहाँ बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में हुआ। किसने किया? स्वामी सहजानंद ने किया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा, तो इसका गठन 11 अप्रैल 1936 को होता है, लखनऊ में होता है। और इसका उद्देश्य क्या था कि वैश्विक स्तर पर, ठीक है, लेकिन बिहार प्रांतीय किसान सभा का क्या उद्देश्य था? बिहार स्तर पर किसानों की समस्याओं को दूर करना। लेकिन अखिल भारतीय जब किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में होता है तो वहाँ वैश्विक स्तर पर किसानों की समस्याओं को दूर करना था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, SSS स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके सचिव कौन थे? NG रंगा थे। ये वही NG रंगा है जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में हुई थी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। लेकिन बिहार के पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1632 में हुई थी। ठीक है, भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन था? तो कार्नेलियन हाउटमैन था, जो भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा, इंडोनेशिया में। और भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन कब हुआ? तो बेदरा के युद्ध में हुआ 1759 में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर या असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद क्या हुआ? चूँकि आप जानते हैं कि तिलक की जिस दिन मृत्यु हुई थी उसी दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, लेकिन चौरी चौरा की जो घटना हुई 5 फरवरी 1922 को, तो उसके बाद जो है सो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये हिमालय जैसी भूल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने देखा कि अभी भारत के लोग उतने तैयार नहीं हैं, अगर शायद उन्होंने न रोका होता तो बहुत ही ज़्यादा खून खराबा होता। खैर, तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास, दीनबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज दल या स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कहाँ? इलाहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी में आगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फरवरी 1923 में ही स्वराज दल की बिहार शाखा का भी गठन हुआ और जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया। यह वही श्री कृष्ण सिंह हैं जो बिहार के प्रथम CM भी रहे, 1961 तक CM रहे। ठीक है, और बिहार में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो प्रथम गठन हुआ उसके भी ये मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि स्वराज दल या स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में इलाहाबाद में हुआ। लेकिन साथ ही साथ फरवरी 1923 में स्वराज दल की बिहार शाखा का भी गठन हुआ और ये श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ। बिहार स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था? यहाँ कई प्रश्न आ रहे हैं। नारायण प्रसाद थे। ठीक है, नारायण प्रसाद, एक और नारायण प्रसाद थे जो हाल ही में आपको बिहार के क्या बोलते हैं उसको, पर्यटन मंत्री थे, लेकिन अब वे नहीं रहे पर्यटन मंत्री। तो बिहार स्वराज पार्टी का अध्यक्ष जो है नारायण प्रसाद थे और उसके सचिव अब्दुल बारी थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार का दक्षिणी पूर्वी भाग
यानी कि बिहार का जो ये है नक्शा है इसका दक्षिणी पूर्वी भाग ये वाला है। और ये यहाँ पे कौन सी चट्टानें जो है पाई जाती है, तो यहाँ पे धारवाड़ किस्म की चट्टानें पाई जाती हैं। और ये कौन सा एरिया है, ये वाला दक्षिणी पूर्वी भाग, ये वाला है आपको गया, बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। दक्षिणी पश्चिमी भाग यानी कि बिहार का जो एरिया है ये दक्षिणी पूर्वी भाग है और ये दक्षिणी पश्चिमी भाग ये वाला है बिहार का। हालांकि नक्शा तो मेरा उतना मैप पे है नहीं। तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में विंध्य चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्य चट्टानें यानी कि इधर एमपी है तो विंध्याचल की जो चट्टानें हैं विंध्य चट्टानें पाई जाती है। और ये एरिया कौन सा है, तो रोहतास का है और कैमूर का है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है जिसमें गया, बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा है। और दक्षिणी पश्चिमी भाग में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो विंध्य चट्टानें पाई जाती हैं जो रोहतास और कैमूर का है। सेंसस 2011 में, जनगणना 2011 में बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है, तो 935 है। यानी कि बच्चों में जो लड़कियां और लड़कियां हैं उसमें लड़कियों की संख्या 1000 लड़कों पर 935 है। और सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन है जहां पर सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं देश स्तर पर, तो 972 है अरुणाचल प्रदेश में। और न्यूनतम है हरियाणा में 834। ठीक है, ये देश स्तर पर है। 2017-18 में बिहार में तृतीय क्षेत्र का विकास दर, अब तो ये ओल्ड डाटा हो गया, आप लोग नेक्स्ट डाटा करंट का देख लीजिएगा लोग। बिहार में चीफ जस्टिस अभी कौन है, तो देख लीजिएगा लोग, शायद संजय करोल ही हैं। और गवर्नर जो हैं सो 40वें फागू चौहान हैं। ठीक है, 1912 में बिहार में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और अलग राज्य 1912 में स्थापित हुआ था और 22 मार्च को जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहाँ से ये प्रश्न आया भी हुआ है कि 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से, आप जानते हैं कि 1911 में जो है सो दिसंबर 1911 में बंगाल से दिल्ली राजधानी को अंग्रेजों ने स्थानांतरित किया था। उसमें समय लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 9 फरवरी 1916 को हुई थी। 9 फरवरी 1916 को हुई थी। राजकुमार सिंह, आर.के. सिंह, ऊर्जा मंत्री, राज्य मंत्री, आरा के सांसद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, ये सब चेंज हो चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के किसानों ने कौन सा कर यानी कि टैक्स देने से मना कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। ठीक है, तो चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी, तो 6 अप्रैल 1930 को की थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई, तो 4 मई 1930 को हो गई। ठीक है, यानी कि आपको लगभग 6 अप्रैल से 4 मई के बीच हुए, मतलब दौरा कर रहे थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। भूगर्भिक संरचना के आधार पर बिहार को कितने भागों में बांटा गया है, तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा भाग है, तो पहला है धारवाड़ जो दक्षिणी पूर्वी भाग है बिहार का। जैसे मान लीजिए कि ये आपका बिहार हो गया, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये वाला जो भाग है दक्षिण पूर्व का, ये धारवाड़ है। और इसमें कौन कौन से ज़िले हैं, गया, बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा। ठीक है, अब आता है टर्शियरी चट्टान। टर्शियरी चट्टान कहाँ कहाँ मिलते हैं, यहाँ वेस्ट चंपारण और सीतामढ़ी में मिलते हैं टर्शियरी चट्टान हैं। और विंध्यन चट्टानें कहाँ मिलती है, तो ये
दक्षिणी पश्चिमी भाग में मिलती है जो कैमूर और रोहतास का है। कैरो। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार बिहार में सर्वाधिक मात्रा में है और कहाँ है, तो गया के दक्षिण मैदान जो है, गया के दक्षिण में मैदान, पटना और भागलपुर में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। और इसका रंग कैसा होता है, तो हल्का पीला और गहरा भूरा होता है। ध्यान देने योग्य है क्योंकि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो लगातार हो रहा है और ये काफ़ी कंटिन्यूअस है, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत डीपली प्रश्न धीरे धीरे पूछना शुरू करेगा, तो एक अच्छी तैयारी होनी काफ़ी ज़रूरी है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं। बरौनी रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी और इसमें रसिया ने हेल्प किया था और इसकी क्षमता कितनी है, तो 6100 MMTPA है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष सोनपुर मेला यानी कि हरिहर नाथ का मेला, यह हरिहर नाथ भगवान भोलेनाथ से संबंधित है, आयोजित किया जाता है और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। पानी के प्रवाह को रोकने हेतु तीन ओर से बनाई गई संरचना क्या कहलाती है, यानी कि पानी अगर बह रहा है और उसको रोकने हेतु तीन ओर से जो संरचनाएं बनाई जाती है उसको आहर कहा जाता है। आहर पईन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जल जीवन हरियाली के तहत आहर पईन, नहरें, छोटी छोटी नदियाँ, नाले, पोखरा, इसका जो है सो जीर्णोद्धार करना है, सफाई करना है या नया निर्माण करना है, तो पानी के प्रवाह को रोकने हेतु तीन ओर से बनाई गई संरचना को आहर कहा जाता है। बिहार के दक्षिणी भाग में आहर पईन से सिंचाई होती है, ठीक है, यानी कि जो ये बिहार है और इसका ये जो दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी भाग, यहाँ पर आहर पईन से सिंचाई होती है, ठीक है। कोसी नदी के बारे में कुछ देखिए। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और नेपाल में इसे सप्त कोसी कहा जाता है और बिहार के कुर्सेला यानी कि कटिहार के पास गंगा में मिल जाती है और कोसी नदी की लंबाई 729 किलोमीटर है और गंगा नदी की लंबाई 447 किलोमीटर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य 1991 में बनाया गया था। इसको विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में बनाया गया था और एशिया का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है, ठीक है। वर्तमान मूल्य पर आज की प्रति व्यक्ति आय 42,242 रुपये है। जीविका क्या है? जीविका महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठा देना है। जीविका का यही उद्देश्य है। भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को माना जाता है और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किसान क्या करे, जाए तो जाए कहाँ। मदरलैंड साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था, यानी कि 7 दिन में एक बार मजहरुल हक के द्वारा किया जाता था। 1906 में बिहार कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया मजहरुल हक को, ये इंपॉर्टेंट है। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी मनीन्द्र नारायण राय के द्वारा, ठीक है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 BC में कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। सेकेंड जैन संगीति का आयोजन पल्लवी गुजरात क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। जैन धर्म में क्या है कि आत्मा की तो मान्यता है, वे लोग मानते हैं कि आत्मा है लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। उदयन ने 461 BC में पिता अजातशत्रु को मार दिया, ठीक है, अजातशत्रु को मार दिया और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और कैपिटल को भी पाटलिपुत्र ले गया। और उदयन किस धर्म से रिलेटेड था? तो वह जैन धर्म से रिलेटेड था, ठीक है। 1920 में जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ हल्दर ने की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1920 में जमशेदपुर लेबर यूनियन की स्थापना सुरेंद्र नाथ हल्दर ने की थी और इसकी स्थापना टिस्को में
टिस्को के पहली हड़ताल के दौरान हुई थी, यही टाटा टिस्को है। 27वां अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ? कलकत्ता 1911 ईस्वी में हुआ और इसके चेयरमैन बिशन नारायण धर थे और जन गण मन यहीं पर गाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ठीक इसके बाद 28वां अधिवेशन होता है कहाँ? बांकीपुर पटना में, ठीक है, RN माधोलकर। भगवान बुद्ध को महापरिवार निर्माण की प्राप्ति कब होती है? तो 483 ईस्वी में होती है। मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद, महापरिवार निर्माण का मतलब होता है मृत्यु, यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो कब हुई थी? 483 BC में हुई थी। मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में के सप्तवर्णी गुफा में आयोजित किया गया और राजा अजातशत्रु था और इस प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप था और बौद्ध मठों के नियम यहाँ पर संरक्षित किए गए, जैसे कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बंगाल टेनेंसी एक्ट यानी कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? बंगाल सरकार के द्वारा 1885 ईस्वी में। उद्देश्य क्या था? जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित अधिकारों को प्रख्यापित करना। बंगाल विभाजन के बाद इसे बिहार टेनेंसी एक्ट कहा गया, ठीक है। बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1936 में और उड़ीसा बिहार से अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को और झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। 32वां अधिवेशन 1916 लखनऊ में हुआ और राजकुमार शुक्ल यहीं पर गांधी जी से मिले और गांधी जी चंपारण आए 10 अप्रैल 1917 को। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ पर जब भी सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी आए तो बिहार और अखिल भारतीय स्तर यहाँ पर देखना काफ़ी जरूरी हो जाता है, नहीं तो प्रश्न जो है सो गलत होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में, औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 1934 में की गई और जब बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया तो इसमें कौन कौन शामिल थे? तो गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंदन मिश्र यानी कि गरारा। ये ठीक है। ग से गंगा शरण सिन्हा, रा से राम वृक्ष बेनीपुरी और फिर हो गया रा से रामानंदन मिश्रा। और इसके चेयरमैन कौन थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी का? नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी और ये कौन सा विद्रोह है? तो नील विद्रोह है। कब हुआ था? 1857 के क्रांति के तुरंत बाद नील विद्रोह शुरू हुआ, जिसका प्रभाव क्षेत्र सर्वप्रथम कहाँ था? तो बंगाल था और ठीक उसके बाद बिहार में भी प्रवेश कर गया। कारण था कि किसानों से अमान्य मूल्य पर नील की खेती को करवाया जा रहा था, ठीक है। और नेता इसके कौन थे? तीरथ सिंह। नील विद्रोह के दमन का चित्रण किसमें किया गया है? तो नील दर्पण में किया गया है और जिसके लेखक दीनबंधु मित्रा हैं। नील दर्पण काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको पढ़ने के बाद आंखों में आंसू आना तो तय ही है। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से होती है। कब होती है? 10 मई 1857 को। और आरा में नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया, लेकिन आयोग ने इसे, बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे पटना माना है। देखिए आगे क्या होता है। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब होती है? तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट पे आते हैं। गांधी जी द्वारा दांडी सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को शुरू की गई, CDM सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के अंतर्गत, और 6 अप्रैल 1930 को ये साबरमती आश्रम पहुंचकर नमक उठाते हैं, दांडी पहुंचकर नमक उतारते हैं और नमक कानून को तोड़ देते हैं, ठीक है। बिहार के लोगों ने नमक सत्याग्रह के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत किया था। और इसमें क्या क्या चौकीदारी कर का विरोध कहाँ कहाँ हुआ था? मुंगेर में, भागलपुर में, सारण में, चंपारण में। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ
उस समय इसके सचिव कौन थे? तो श्री कृष्ण। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ, तो सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो 1929 में हुआ, इससे जुड़े लोग कौन कौन थे? तो कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृतायन, यदुनंदन शर्मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन लोगों में एक से अधिक में फंस जाता है ये। बिहार के 7 जिले झारखंड की से सीमा बनाते हैं और इसमें कौन कौन है? रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ मुंगेर में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खड़गपुर की पहाड़ियाँ, खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है वो मुंगेर में है। और धारवाड़ शैल है से संबंधित है, जो सबसे पुराना जो पत्थर कहा जाता है वह धारवाड़ शैल होता है और ये मुंगेर में है। और खड़गपुर की पहाड़ियाँ मुंगेर में ही स्थित है और प्री कैम्बियन कल्प की है, यानी कि 2500 से 6000 BC। बिहार के अधिकांश भूभाग कछारी या जलोढ़ मिट्टी से ढका है और बिहार में नदियों की अधिकता एवं मैदानी क्षेत्र होने के कारण बिहार की 90% से अधिक भूमि क्या है? जलोढ़ मिट्टी की है। यहाँ नेक्स्ट पे आते हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वह 74.04% है, लेकिन बिहार की कितनी है? 61.80% है, जो सबसे नीचे है। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद जूट उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है और किशनगंज जूट उत्पादन में अग्रणी जिला है। बिहार में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होता है? तो पूर्णिया में होता है, सुपौल में होता है, अररिया में होता है। और जूट को क्या कहा जाता है? तो गोल्डन रेशा कहा जाता है, स्वर्ण रेशा। बिहार में कृषि आधारित उद्योग की संभावना क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की जो संभावना है वह अधिक है। खनिज आधारित संभावना झारखंड के अलग होने से काफ़ी कम हो गई है और बिहार में जलोढ़ मिट्टी की बहुलता है और बिहार में पर्याप्त क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है। बहुत बेरोजगार हैं लोग, काम करने के लिए बेचैन लगी। होगा क्या? दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत जो है की गई है और इसका नाम मैथिली कवि विद्यापति जी के नाम पर रखा गया है और सुलभ प्रोजेक्ट के माध्यम से 50 पैसे प्रति लीटर की दर से शुद्ध एवं स्वच्छ जल दरभंगा में मिलेगा। ठीक है, सुलभ प्रोजेक्ट के माध्यम, किस प्रोजेक्ट के माध्यम से? सुलभ। सीएम कन्या उत्थान योजना के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, ये वही कन्या उत्थान योजना है जिसके अंतर्गत जो भी अविवाहित जो लड़कियां हैं उनको जो है 25,000 रुपया मिलेगा इंटर करने पे और 50,000 रुपया मिलेगा BA में जाने पर। ठीक है, सपोर्ट मी। थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो में।